हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रो केमिस्ट्री। तो अब तक के हम अपनी क्लासेस में पढ़ चुके थे सेकंड ऑर्डर तक, और nth ऑर्डर भी हमने उसमें कवर कर लिया था, और एक जर्नल फॉर्मूला जो है आपका लिखवाया गया था जिससे आप सारी इक्वेशन जो है निकाल सके। आज हम पढ़ने वाले हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो किसी भी रिएक्शन की स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है। कि आप अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उस रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, वो रिएक्शन धीरे हो जाएगी या तेज हो जाएगी। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम? डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप सब अभी तक लिखते आए हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखते थे? रेट ऑफ रिएक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आर से। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इज रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो जो इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे पड़ेगा वही इफेक्ट किस पे पड़ेगा? रेट कांस्टेंट पे, क्योंकि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन की पावर n। मान लो ये nth ऑर्डर के लिए है तो मैंने पावर क्या लिख दी? n। ठीक है, तो जनरली क्या होता है? जनरली, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शंस के लिए है ना, 1-2% रिएक्शन आप छोड़ दीजिए, बाकी जो है ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शन के लिए आपका जो है रेट इंक्रीज होता है जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से आपकी जो रिएक्शन की स्पीड है, जो रेट है, वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन temperature, rate of a reaction increases. Rate of reaction increases. ठीक है, रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगी, मतलब उस रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, और हमारा रेट कांस्टेंट भी क्या होगा? इंक्रीज। ठीक है, और रेट कांस्टेंट भी क्या होता है? इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इंक्रीज इन रेट कांस्टेंट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहां से एक हमने छोटी सी बात देखी क्या, कि जब भी टेम्परेचर में इंक्रीज होगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज R, और रेट कांस्टेंट दैट इज K, दोनों ही क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देखो, मान लो हमने स्टडी किया डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। ठीक है, किसका डिकम्पोजिशन देख रहे हैं हम? डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। ठीक है, कि N2O5 का क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन हो रहा है, वो टूट रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इस रिएक्शन को 0 डिग्री पे करती हूं, ठीक है, या मैं इसको करती हूँ 25 डिग्री सेल्सियस पे, या मैंने किया 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो कैसे होगी रिएक्शन? अगर मैं 0 पे करती हूं तो क्या होता है? अगर मैं थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दूं, 0 से 25 आ जाऊं तो क्या होगा? और 25 से 50 आ जाऊं तो क्या होगा? है ना, देखो, अगर मैं इसका डिकम्पोजिशन 0 डिग्री पे करती हूं तो ये रिएक्शन होने में 10 दिन लग जाएंगे। कितने दिन में होगी ये रिएक्शन? 10 डेज में। ठीक है, सेम चीज अगर मैं उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दूं, इसको मैंने कितना कर दिया? 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये रिएक्शन कितने टाइम में होगी? देखो, 5 घंटे में हो जाएगी। कितने घंटे में होगी? 5 घंटे में रिएक्शन हो जाएगी। अब जो रिएक्शन होने के लिए 10 दिन लग रहे थे, अब वो रिएक्शन कितने टाइम में हो गई? सिर्फ 5 घंटे में। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, रिएक्शन की स्पीड क्या है? बढ़ गई, फटाफट से रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होता है? रिएक्शन का जो रेट होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। और अगर मैं इसी रिएक्शन को 50 डिग्री सेल्सियस पे करा दूं तो गजब ही हो जाएगा। ये रिएक्शन जो है सिर्फ आपकी 12 मिनट में क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। 12 मिनट में आपकी रिएक्शन फटाफट से हो जाएगी। ठीक है, तो क्या समझ में आया यहां से कि टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज कर दें तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है और रेट कांस्टेंट है, दोनों ही क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। ये छोटी सी बात जो है आप ध्यान रखेंगे। ठीक है,
फिर आते हैं हम कि कितना इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर के इंक्रीज। अब हमने ये तो देखा कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से जो रिएक्शन भी है फटाफट हो जाती है, कितना इफेक्ट पड़ता है। ये क्या होगा, क्या ऑब्जर्व किया गया कि अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे, कि टेम्परेचर राइज कर दे बाय 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 10 डिग्री अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दे तो हमारा जो रेट कांस्टेंट है, जो रेट कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, नियरली डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, नियरली डबल, ठीक है। हर 10 डिग्री राइज पे, मतलब मैंने 10 किया फिर 20 किया, तो हर जो 10 डिग्री राइज है उसमें क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा हमारा रेट कांस्टेंट, ठीक है। उसी को हमने नाम दिया यहां पर टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या नाम दे दिया, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। क्या हो गया टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब कि कोई टेम्परेचर था, ठीक है, कोई भी टी हमने टेम्परेचर मान लिया, और दूसरा था T+10 पे, मतलब मान लो टी जो था हमारा 70 डिग्री सेल्सियस था, तो T+10 कितना हो गया, 80 डिग्री पे, ठीक है। तो इनका जो रेशियो है, ये जो रेशियो है, इसको हमने बोला है टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। क्या बोला है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये तो बात हो गई, इसको हमने क्या बता दिया कि भाई जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारा रेट कांस्टेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब इसको एकदम एक्यूरेटली जो बताया वो बताया अर्हेनियस ने। किसने बताया, अर्हेनियस ने। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, अर्हेनियस इक्वेशन। अच्छा, जो अर्हेनियस इक्वेशन थी, देखो वो अर्हेनियस ने नहीं दी, वो इक्वेशन दी थी वेंट होफ ने, ठीक है। लेकिन उस इक्वेशन का जो फिजिकल जो इंटरप्रिटेशन था वो दिया अर्हेनियस ने, ठीक है। इसलिए इक्वेशन का नाम पड़ गया अर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम, अर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। क्या है हमारी अर्हेनियस इक्वेशन, अर्हेनियस इक्वेशन कहती है कि K इज इक्वल टू A इंटू E की पावर -EA/RT। ये हमारी क्या है, अर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। यहां पर ये क्या क्या चीजें एक बार देख लो। जो K है यहां पर हमारा, K हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट। क्या है, रेट कांस्टेंट, ठीक है। A जो हमारा है क्या है, A को हम कई नाम से यहां जानते हैं। एक तो हम इसको बोलते हैं अर्हेनियस फैक्टर। क्या बोलेंगे, अर्हेनियस फैक्टर, ठीक है। दूसरा हम इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक है। और भी इसका एक नाम है, क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्या नाम है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्यों पढ़ा, जो E है हमारा वो, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म, यही बोलते हैं ना, एक्सपोनेंशियल टर्म। तो एक्सपोनेंशियल टर्म से जो पहले आ जाए, प्री है ना, पहले आ जाए, वो हमारा क्या होगा, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है। E हमारी क्या हो गई यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल टर्म, एक्सपोनेंशियल टर्म, ठीक है। E, कैपिटल A, कैपिटल E और स्मॉल a, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। R आप सबको पता है, R क्या होता है, R होता है गैस कांस्टेंट। क्या होता है, गैस कांस्टेंट, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी को हम पढ़ेंगे जूल पर मोल में। किसमें करेंगे, जूल पर मोल में, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट होगी जूल पर मोल, ठीक है। गैस कांस्टेंट आप सबको पता है, पढ़ते हुए आए हो, तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, जूल में, है ना।
अब हम इसको जूल में ले रहे हैं तो इसको भी जूल में ही लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। ये होता है हमारा गैस कांस्टेंट। और बच गया टी। टी क्या होता है? टेम्परेचर। आप सभी को पता है टी, तो अब अच्छे से पता है क्या होता है? टेम्परेचर। तो ये है हमारी अर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। अब हम अर्हेनियस इक्वेशन में देखो क्या बोला, यहां से आपको क्या समझ आ रहा है कि अगर मैं पूछूं रेट कांस्टेंट और टी में रिलेशन बताओ, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में, ठीक है। तो एक बात तो आपको क्लास के शुरू में ही समझ में आ गई थी, क्या कि रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के रिलेशन कुछ ऐसा होता है कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेट कांस्टेंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये बात आपको पता है, ठीक है। इस इक्वेशन से शो हो रहा है कि जो हमारा ये के डिपेंड कर रहा है टी पे, ठीक है, वो क्या कर रहा है? एक्सपोनेंशियली डिपेंड कर रहा है, ठीक है। मतलब जो टेम्परेचर के साथ हमारा रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा वो क्या होगा? एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ग्राफ हमारा क्या बनेगा? अगर हम ग्राफ बनाते हैं किसमें? के में और टेम्परेचर में, ठीक है। तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा? एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ऐसे होता है, देखो ऐसे होता है एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ बनेगा हमारा कुछ ऐसे, ठीक है। ये हमारी कहती है अर्हेनियस इक्वेशन कि रेट कांस्टेंट जो है टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ इंक्रीज होता है एक्सपोनेंशियली, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में जानते हैं, ग्राफ से हम पढ़ते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, ठीक है। तो एक ग्राफ बनाते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बीच और रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स के बीच, ठीक है। ये हमारा ग्राफ है, मान लो ये है हमारे रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स और ये है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। पीई मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहां पर मान लो हमारा कोई रिएक्टेंट था, ठीक है। ये हमारा ए क्या है? रिएक्टेंट, ठीक है। तो रिएक्टेंट से क्या हुआ? प्रोडक्ट बना, ठीक है। यहां हमारा क्या आ गया? मान लो बी आ गया, कोई पी लिख लो ताकि तुम्हें अच्छे से याद रहे। पी मीन्स प्रोडक्ट, ठीक है। पी यहाँ पे क्या बन गया? आपका प्रोडक्ट, ठीक है। एक तो छोटी सी बात यहीं से देख लो, एक तो ग्राफ ऐसे है, ठीक है, और एक ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, देखो, ठीक है। एक ग्राफ ऐसे भी बन सकता था कि ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट से नीचे बन रहा है, मतलब कम एनर्जी का बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा प्रोडक्ट जो है ज्यादा एनर्जी का बन रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ पर इसकी एनर्जी थी 20, ठीक है, ये आपकी हो गई मान लो 40 और ये आपकी है मान लो 10, यहाँ पे 30, ठीक है। तो हमारा रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है? यहाँ पर 20 और प्रोडक्ट की कितनी है? 10, ठीक है। तो प्रोडक्ट जब कम एनर्जी का बने, है ना, तो देखो हम शुरू में 20 एनर्जी लेके चले थे लेकिन प्रोडक्ट हमारा 10 का बना है, तो 10 क्या हो गई? रिलीज हो गई एनर्जी, है ना। 10 जो अमाउंट है वो रिलीज हो गई, तो इसको हम बोलते हैं ग्राफ है एक्सोथर्मिक का ग्राफ। किसका ग्राफ है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसमें एनर्जी रिलीज होती हो, ठीक है। और ये जो हमारा ग्राफ है ये है एंडोथर्मिक का। किसका? एंडोथर्मिक, ठीक है, जिसमें एनर्जी कंज्यूम होती हो, ठीक है। तो ये हमारा एक्सोथर्मिक का ग्राफ ऐसा बनता है और एंडो का ऐसा बनता है, ठीक है। तो हमने एक्सोथर्मिक को लेके हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था, ये रिएक्टेंट, और ये हमारा है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मान लो इसको हमने नाम दे दिया सी, क्या दे दिया? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये जो अमाउंट एनर्जी थी, ये जो एनर्जी है कि 0 से लेके और 20 तक, ये एनर्जी है रिएक्टेंट की। क्या है? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, एनर्जी पोजेस बाय रिएक्टेंट। क्या है? एनर्जी पोजेस बाय रिएक्टेंट। और जो ये एनर्जी है, ये एनर्जी, ये क्या है आपकी? एनर्जी पोजेस बाय
प्रोडक्ट क्या है, एनर्जी पोजेस बाय प्रोडक्ट, ठीक है। इतनी एनर्जी हमारे किसके पास है, प्रोडक्ट के पास है, ठीक है। इनकी एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं डेल्टा एच। क्या बोलते हैं, डेल्टा एच। डेल्टा एच यहाँ पर क्या है, एंथैल्पी चेंज। क्या है, एंथैल्पी चेंज, ठीक है। अब जो हमारा रिएक्टेंट होता है उसके पास 20, ये जो अमाउंट थी एनर्जी की वो तो थी, लेकिन इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, मतलब जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में तब कन्वर्ट होगा जब उसके पास इतनी एनर्जी और होगी, मतलब 40 तक जाएगा तब वो एक्टिव होगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इतनी एनर्जी चाहिए उसको, इतनी और एनर्जी चाहिए उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। तो ये एनर्जी जो उसको चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, है ना, 20 से लेके 40, मतलब कितनी हो गई, 20, ठीक है। इसको हम बोलते हैं EA। क्या बोलते हैं, EA। क्या होती है EA, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। जब तक रिएक्टेंट के पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है, ठीक है। जब वो रिएक्टेंट के पास होगी तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये आपकी है एक्टिवेशन एनर्जी। यहां से एक और टर्म आती है थ्रेशहोल्ड एनर्जी। क्या आती है, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। थ्रेशहोल्ड एनर्जी या एंथैल्पी। तो थ्रेशहोल्ड एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी प्लस जो रिएक्टेंट की एनर्जी, ये मतलब यहां से लेके ये जो पूरी एनर्जी है इसको हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी पोजेस बाय रिएक्टेंट। एनर्जी पोजेस बाय रिएक्टेंट, ठीक है। कई बार आपसे क्वेश्चन में थ्रेशहोल्ड एनर्जी दे देता है और एनर्जी पोजेस बाय रिएक्टेंट दे देता है और एक्टिवेशन एनर्जी निकलवा लेगा, ठीक है। तो आपको एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है कि इनमें क्या रिलेशन होता है, ठीक है। कई बार आपको एक्टिवेशन एनर्जी दे देगा या एनर्जी पोजेस बाय रिएक्टेंट दे देगा और क्या पूछ लेगा, थ्रेशहोल्ड एनर्जी बताओ, ठीक है। और एंथैल्पी चेंज भी आपसे ग्राफ के थ्रू पूछ सकता है यहाँ से कि बताओ एंथैल्पी चेंज क्या होगी, आपको रिएक्टेंट की एनर्जी दे दे और प्रोडक्ट की एनर्जी दे दे, ठीक है। तो आप इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान रखेंगे। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ये ग्राफ है आपका, एंडो का मैंने आपको अभी बता दिया है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि टेम्परेचर का जो डिपेंडेंस है किस पे, रेट ऑफ रिएक्शन पे, ठीक है। तो दो हमारे साइंटिस्ट आए, बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल, ठीक है। उन्होंने भी एक क्या दी, एक ग्राफ बनाया जिससे उन्होंने शो किया कि जो टेम्परेचर है वो कैसे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल ग्राफ, ठीक है, मैक्सवेल ग्राफ। उन्होंने ग्राफ दिया किस किस के बीच में, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को उसने रिप्रेजेंट किया Ne/NT, ठीक है। Ne और NT क्या है यहाँ पर, NT है हमारे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने मॉलिक्यूल्स हैं। और Ne कौन से मॉलिक्यूल है, Ne हमारे वो मॉलिक्यूल है जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। Ne कौन से मॉलिक्यूल है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स that have activation energy, that have activation energy, मतलब उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो या तो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल हो या उससे ज्यादा हो, ठीक है। वो हमारे मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, Ne, ठीक है। तो
तो इसने एक ग्राफ बनाया। तो उसने जब ग्राफ, मान लो कोई भी टेम्परेचर था T, उसने एक टेम्परेचर T पे एक ग्राफ बनाया, ठीक है, T पे, और ये मान लो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है। ये क्या है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अगर कोई मॉलिक्यूल इस एनर्जी को क्रॉस कर जाता है मतलब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे, देखो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे जिनकी एनर्जी इतनी थी, है ना। मान लो यहाँ पे कुछ एनर्जी जिनकी इतनी थी, मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल थे जिनकी एनर्जी कितनी थी, इतनी होगी, ठीक है। सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल्स, देखो सिर्फ इतने मॉलिक्यूल ऐसे थे, इतने मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जिनकी एनर्जी, ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स हमारे ऐसे थे जिनकी एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर जाती है। मतलब या तो उनके पास इतनी एनर्जी हो या इससे ज्यादा एनर्जी हो, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल्स थे हमारे ऐसे। फिर उन्होंने क्या किया, एक और ग्राफ ऑब्जर्व किया, जब मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, जब मैं टेम्परेचर क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं, ठीक है। तो मान लो मैंने जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हमारा नेक्स्ट जो ग्राफ आया, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, T से मैंने कर दिया T+10, ठीक है। मैंने टेम्परेचर को 10 डिग्री जो है बढ़ा दिया, तो कुछ ऐसा ग्राफ आया, ठीक है। ये ग्राफ था T+10 का, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसा आया। तो ऑब्जर्व किया गया कि पहले जो मॉलिक्यूल्स थे जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी, जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा थी या उसके इक्वल थी, वो इतने मॉलिक्यूल्स थे, है ना, ये वाले इस ग्राफ के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। लेकिन अब उन इतने मॉलिक्यूल्स थे, अब उन मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ गई, ठीक है, उनकी अमाउंट जो है इंक्रीज हो गई। और अगर ज्यादा मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है तो जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो स्पीड क्या हो गई रिएक्शन की, इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब इतने मॉलिक्यूल्स है, अब कितने मॉलिक्यूल्स है, मान लो मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, अब इतने मॉलिक्यूल्स है, ये देखो पहले इतने मॉलिक्यूल थे, अब कितने मॉलिक्यूल है, इतने मॉलिक्यूल है जिनकी जो है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है एक्टिवेशन एनर्जी से। तो अब जो है मॉलिक्यूल्स की अमाउंट बढ़ गई तो रिएक्शन की स्पीड भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहां से मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने क्या कहा कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स increases that have kinetic energy equal to or greater than activation energy, equal to or greater than activation energy, ठीक है। जो अमाउंट्स, जो मॉलिक्यूल्स की अमाउंट है वो बढ़ गई है जिनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है ज्यादा थी एक्टिवेशन एनर्जी से, ठीक है। तो ये कहा हमारे बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल ने, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, जो हमारी इक्वेशन थी, क्या इक्वेशन थी कि A इज इक्वल टू K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस EA/RT, ठीक है। ये जो हमारी इक्वेशन थी, तो इस फैक्टर को कि E इज इक्वल E की पावर माइनस EA/RT, ये जो फैक्टर था, उसने इस फैक्टर को बोल दिया कि ये वो मॉलिक्यूल्स है, ये वो फ्रैक्शन है, ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, ठीक है। ये क्या है, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिनकी काइनेटिक एनर्जी उनकी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, दैट has kinetic energy greater than or equal to activation energy, ठीक है। ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है और इसको नाम दे दिया बोल्ट्जमैन फ्रैक्शन। क्या नाम दे दिया,
बोल्ट्जमैन फैक्टर, ठीक है, बोल्ट्जमैन फैक्टर, इस फैक्टर को उन्होंने नाम दे दिया, ठीक है। चलो हम बैक अपनी इक्वेशन पे आते हैं, आरएनएस इक्वेशन पे। क्या थी हमारी आरएनएस इक्वेशन, देखो कि K इज इक्वल टू A इंटू K इज इक्वल टू A इंटू e की पावर माइनस EA बाय RT, ठीक है। ये हमारी आरएनएस इक्वेशन थी, ठीक है। इसको अगर मैं log ले लू दोनों साइड से, ठीक है, टेकिंग logarithm from both sides, तो क्या होगा कि नेचुरल log ऑफ K इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ A। अब आपको पता है जब आप log लेते हैं और अगर दो टर्म मल्टीप्लाई में है, ये दोनों टर्म क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। तो नेचुरल log ऑफ A प्लस अब जब हम इस टर्म का log लेंगे तो आपको पता है कि नेचुरल log जो होता है इसका अपोजिट क्या होता है, e। जो एक्सपोनेंशियल होता है वो नेचुरल log का अपोजिट होता है, ठीक है। अगर हमें नेचुरल log हटाना हो तो हम दूसरी तरफ e ले लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर सिर्फ क्या बच जाएगा आपका, माइनस EA बाय RT, क्या बच जाएगा, माइनस EA बाय RT, ठीक है। तो क्या इक्वेशन हो गई हमारी, नेचुरल log ऑफ K इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ A माइनस EA बाय RT, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई हमारी, ठीक है। अगर हम, ये तो हमारा नेचुरल log था, अगर हमें इसे कन्वर्ट करना हो log टू द बेस 10, ठीक है, अगर इस log में हमें log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना हो इसको, तो क्या होता है, ln इज इक्वल टू 2.303 इंटू log टू द बेस 10, ठीक है। अगर हमें नेचुरल log को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.303 से, ठीक है। तो यहां से मैं क्या, एक तो आपकी इक्वेशन हो गई, ठीक है, और मैं इसको क्या कर सकती हूँ कन्वर्ट करने के लिए, 2.303 log ऑफ K इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ A माइनस EA बाय RT, ठीक है। या फिर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दूं तो क्या बच जाएगा, log ऑफ K इज इक्वल टू log ऑफ A माइनस EA बाय 2.303 RT, है ना। यहाँ पे कट जाएगा और वहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो एक इक्वेशन आपकी क्या आ जाती है, ये आ जाती है, ठीक है। अब आपको ग्राफ बनाना है किसमें, रेट कांस्टेंट मतलब log K, और यहाँ पे क्या है 1/t, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 लिख लीजिए। तो 1/t मतलब इस वाले फैक्टर में आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। देखो तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आप सबने पढ़ी है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है हमारी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, यही होती है, ठीक है। यहां पर मान लो एक हमें इसमें ग्राफ बनाना हो, इसमें दोनों का ग्राफ सेम ही बनेगा। देखो मान लो कि ये है, ये यहाँ पे क्या हो गया y, ठीक है, क्या हो गया y इज इक्वल टू, ये क्या हो गया हमारा, इसको ये क्या हो गया c, ठीक है, और ये क्या हो गया, इसमें 1/t में तो आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, ये हमारा क्या हो गया mx, ठीक है, x यहाँ पर क्या है 1/t, है ना। यहाँ पे देख लो क्या है कि ln k इज इक्वल टू c हमारा हो गया log a, और ये हमारा क्या है माइनस EA बाय R 1/t, ठीक है। तो हमें ग्राफ बनाना है ln k और 1/t में, ठीक है। m हमारा क्या है यहाँ पर, स्लोप, क्या है स्लोप, और वैल्यू क्या है माइनस EA बाय R, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या है माइनस EA बाय R,
और C हमारा क्या होता है, इंटरसेप्ट। क्या होता है, इंटरसेप्ट। और इंटरसेप्ट की आपकी वैल्यू क्या है, log ऑफ A। क्या है इंटरसेप्ट की वैल्यू, log A। ठीक है, तो आपको मैंने अपनी पिछली क्लास में भी बताया है कि जब आपके स्लोप की वैल्यू नेगेटिव हो तो ग्राफ कैसे बनता है। मान लो ये ग्राफ है किसमें, ln K और 1/t में। ठीक है, ln K और 1/t में। तो मैंने बताया कि स्लोप अगर नेगेटिव हो तो ग्राफ ऐसे बनता है, स्लोप अगर पॉजिटिव हो तो ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, ऊपर की साइड। ठीक है, तो स्लोप यहाँ पे आपका क्या हो गया, स्लोप क्या हो गया, -EA/r। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कितना है, log ऑफ A। ठीक है, ये ग्राफ था जब आपको नेचुरल log K और 1/t में बनाना हो। सेम ग्राफ बनेगा जब आपको बनाना है log ऑफ K और 1/t में। ठीक है, बस यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पर आपका स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका स्लोप क्या हो जाएगा, -EA/2.303r। एक आपका 2.303 वाला फैक्टर और लग जाएगा और आपका जो इंटरसेप्ट है वो क्या हो जाएगा, log ऑफ A। ठीक है, तो आपको कई बार एग्जाम में बोल देता है, कई बार आपको ग्राफ देगा एग्जाम में और बोलेगा कि स्लोप की वैल्यू दी हुई है, कि आपको स्लोप दिया हुआ है। मान लो स्लोप की वैल्यू दी हुई है 2। ठीक है, तो बोलेगा आपको स्लोप दिया है और ग्राफ दिया है, या तो इसमें बोलेगा नेचुरल log और 1/t में, या फिर बोलेगा log ऑफ K और 1/t में। ठीक है, कि log बेस 10 में और 1/t में। तो ये आपको देखना है कि ग्राफ उसने क्या दिया है। अगर ग्राफ उसने ये दिया है और स्लोप उसने मान लो वैल्यू दे दी 2 और आपको बोलेगा एक्टिवेशन एनर्जी निकालो, तो आपको पता है स्लोप क्या होता है, -EA/r। ठीक है, तो -EA/r क्या दे दिया उसने, 2 दे दिया। तो यहां से आप EA की वैल्यू निकाल सकते हो क्योंकि R तो आपको पता है कांस्टेंट है। ठीक है, ऐसा ही आपका क्वेश्चन जो है जेई और नीट में आया हुआ है। तो क्वेश्चन को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस पे बेस्ड। ठीक है, तो ये आपके ग्राफ हो गए अरेनियस इक्वेशन के। ठीक है, अब आ जाओ, हाँ सबने नोट कर लिया, चलो अब आ जाओ। अगर आपको 2 टेम्परेचर पे वैल्यू दी हुई हो, ठीक है, आपको टेम्परेचर क्या दिए हो, 2 टेम्परेचर दिए हुए हो। मान लो कि आपका टेम्परेचर है, जब आपका टेम्परेचर है T1, ठीक है, तो आप रेट कांस्टेंट मान लो क्या है, रेट कांस्टेंट है आपका, रेट कांस्टेंट है K1। ठीक है, जब टेम्परेचर है T2, जब आपका टेम्परेचर दिया हुआ है T2 और रेट कांस्टेंट आप मान लो K2। ठीक है, तो आप यहां से इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अरेनियस इक्वेशन, कि K1 इज इक्वल टू A(-EA/RT1), यही लिखेंगे, है ना। और अगर log में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, कि log K1 इज इक्वल टू log A-(-EA/2.303RT1), यही इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे भी अगर नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, K2 इज इक्वल टू A(-EA/RT2). ठीक है, अगर log में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, log K2 इज इक्वल टू log A-(-EA/2.303RT2), ऐसे लिखेंगे। ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन है 2। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगी आपकी इक्वेशन, log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू, ये एक जो है टर्म प्लस के आएगी, भाई ये इक्वेशन थी 2, मतलब log A में से अगर log A को माइनस करेंगे तो कट जाएगी दोनों टर्म, है ना,
कैंसिल हो जाएगी, तो log a वाले टर्म यहाँ पर क्या हो गई, कैंसिल हो गई। ठीक है, फिर लिखिए इसको EA बाय 2.303 RT2 माइनस, है ना, 2 में से 1 को माइनस करना है तो बीच में माइनस का साइन, और ये क्या हो गई माइनस EA बाय 2.303 RT1। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से जब आपकी टर्म माइनस में हो, मैंने बताया अगर माइनस में हो तो टर्म क्या होती है, डिवाइड में आ जाती है ना, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, इसको मिटा देती हूं, यहां पे लिखती हूं। ठीक है, यहां से आ गया log K2 बाय K1, ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये क्या आ गया EA बाय 2.303 RT1। ठीक है, और ये वाली टर्म माइनस की बच गई T2 वाली। ठीक है, तो EA बाय 2.303 RT2। ठीक है, यहां से ये वाली टर्म जो है दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो गया log K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 R, और ये क्या हो गया आपका 1/T1 माइनस 1/T2, ये बच गया। ठीक है, इसको आप एलसीएम लेके ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि log K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ठीक है, तो ये इक्वेशन एक आपकी आ जाती है जब आपको दो टेम्परेचर गिवन हो, अलग अलग टेम्परेचर पे जो है रेट कांस्टेंट गिवन हो, तो आपसे जो है कुछ भी वो फाइंड आउट करा सकता है। इसमें भी जो है क्वेश्चन आपके आते हैं, नीट में भी, जेई में भी, तो इसमें भी जो आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम एक बार डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो आपकी एक इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, तो आज हमने एक ये इक्वेशन पढ़ी, ठीक है, एक इस इक्वेशन को भी पढ़ा, ठीक है, और एक इस इक्वेशन को। ठीक है, आरएनएस इक्वेशन से ही हमने ये सारी इक्वेशन ड्राइव की है। अब आ जाओ आपके क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है आपका द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन follows the equation, क्या इक्वेशन है, K इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर 11 सेकेंड इनवर्स इंटू e की पावर -2800 केल्विन अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, व्हाट विल एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब ये आपको निकालनी है। ऑप्शन आपको गिवन है क्या, फर्स्ट ऑप्शन है 669 किलो जूल पर मोल, सेकंड ऑप्शन है 232.91 किलो जूल पर मोल, थर्ड ऑप्शन आपको गिवन है 2800 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, देखो आपको ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो आपको कुछ जानी पहचानी इक्वेशन लगेगी, है ना। आप जो अरेनियस इक्वेशन है कैसे लिखते थे, K इज इक्वल टू ए की पावर माइनस EA बाय RT,
यही लिखते थे आरएनएस इक्वेशन। ठीक है, तो यहां से आपको क्या दिख रहा है कि जो ये वैल्यू है ये तो किसकी वैल्यू है, ए की, है ना। जो आपका आरएनएस फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, आप कुछ भी बोलना चाहे, ये वैल्यू है ए की, और ई की पावर में जो वैल्यू है और यहां पर भी ई की पावर में जो वैल्यू है, दोनों को आप इक्वेट कर सकते हैं यहां से, मतलब माइनस ई ए बाय आर टी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, माइनस 28000 केल्विन बाय टेम्परेचर। कर सकते हैं इक्वेट, है ना। टेम्परेचर से टेम्परेचर यहाँ कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आपका ई ए क्या आ जाएगा 28000, और आर को आप उधर ले जाएंगे तो आर क्या है 8.314। ठीक है, अब आप देखिए जो आपको ऑप्शन है, कई बार आप सोल्व कर देते हैं लेकिन ऑप्शन मैच नहीं होते। ऑप्शन को देखो, ऑप्शन में दिया हुआ है किलो जूल पर मोल। ठीक है, आपको पता है कि आपका जो आर की वैल्यू है 8.314 वो किस में होती है, जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो किलो तो यहाँ पर होता नहीं है। ठीक है, तो इसको किलो में कन्वर्ट करने के लिए आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे जब आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 232.91। ठीक है, किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, आप हमेशा आंसर को देखेंगे कि यूनिट्स किस में दी हुई है। ठीक है, कई बार क्या होता है आपको वो है डायरेक्ट जो है बिना किलो वाला, मतलब जूल पर मोल वाला आंसर भी लिख देगा फोर्थ ऑप्शन में, तो आप क्या करेंगे फटाफट उसको टिक कर देंगे। ठीक है, तो यूनिट्स जो है हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनको देखकर ही आप आंसर टिक करेंगे, या आपका अगर आंसर नहीं आ रहा तो मतलब उसमें जो यूनिट्स की है वो कुछ गड़बड़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट आपका नीट का क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन doubles when its temperature changes from 300 Kelvin to 310 Kelvin। ठीक है, ये निकालना है उसका, ये क्या करना है फाइंड करना है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 60.5 किलो जूल पर मोल, बी है 53.6 किलो जूल पर मोल, सी ऑप्शन है 48.6 किलो जूल पर मोल, और लास्ट ऑप्शन है आपका 58.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसने बोला है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होता है आर। ठीक है, और आर हम क्या लिखते हैं, आर इज इक्वल टू के और कंसंट्रेशन की पावर ऐसे एन। ठीक है, यही लिखते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसने कहा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाएगा, कब, जब हम टेम्परेचर को 300 से 310 में चेंज कर दे, मतलब बढ़ा दे। मान लो कि ये आपकी जो रिएक्शन थी, मैंने R1 लिख दिया इसको, ये किस पे थी 300 केल्विन पर। ठीक है, अगर मैं इस रिएक्शन को कराऊं 310 केल्विन पर, तो जो R2 है वो इसने क्या बोला डबल हो जाएगा, मतलब जितना R1 था उससे क्या हो जाएगा डबल। तो मैं लिख सकती हूँ R2 इज इक्वल टू 2R1, है ना, और यहां से क्या लिख सकती हूँ मैं R2 बाई R1 इज इक्वल टू 2, ये भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब इक्वेशन से आप देख रहे हैं कि जो R1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, यहाँ पर इसको K1 नाम दे दे। ठीक है, और R2 के लिए आप इसको K2 नाम दे देंगे, रेट कांस्टेंट को। ठीक है, तो आप R1 की जगह क्या लिख सकते हैं, R1 और R2 की जगह K1 और K2 भी लिख सकते हैं। तो आप यहां से क्या बोल सकते हैं, K2 बाई K1 का रेशियो भी क्या होगा 2। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं।
जब आपने दो टेम्परेचर पे जो इक्वेशन पढ़ी थी वो आपकी क्या थी, क्या इक्वेशन थी कि log ऑफ K2 by K1 इज इक्वल टू EA by R, EA by 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ठीक है, यही इक्वेशन हमने अभी अभी पढ़ी है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। R की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, T1 T2 उसने दिया हुआ है, और K2 by K1 की वैल्यू भी आपको पता है कितनी है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, log 2 इज इक्वल टू EA की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, 2.303 इंटू R 8.314। अब आपको फिर से देखो ऑप्शन में किलो जूल पर मोल दिया हुआ है, तो या तो आप जब फाइनल आंसर निकालेंगे तब उसको डिवाइड कर लेंगे 10⁻³ से, है ना, मतलब डिवाइड कर लेंगे 10⁻³ से, या फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे 10⁻³ से। ठीक है, तो मैं यहीं पे कर देती हूँ 10⁻³ इसको। ठीक है, तो ये जूल की जगह किस यूनिट क्या हो गई, पहले इसकी थी जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो किलो और, ठीक है, किलो के लिए स्मॉल के और केल्विन के लिए लार्ज के। ठीक है, ये किलो के लिए है, ये केल्विन के लिए है। ठीक है, इनटू ये क्या हो गया 310 माइनस 300, 310 इंटू 300। ठीक है, तो यहां से अच्छा log 2 की वैल्यू याद कर लीजिए आप सभी। log 2 की वैल्यू जो है कई बार क्वेश्चन में गिवन होती है, नहीं भी गिवन होती है, आप इसे याद रखिए। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। क्या होती है, 0.3010। ठीक है, तो यहां से log 2 की वैल्यू क्या हो गई 0.3010। ठीक है, इन सारी टर्म्स को आप यहां से ऊपर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगी इंटू 2.303 इंटू 8.314 10⁻⁻3। ठीक है, यहाँ पर आप इंटू कर लीजिए इसको, 3 को जब 31 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो 93 और 3 0 लगा देंगे, तो ये क्या होगा 93 के पीछे 3 0 लगा देंगे, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 10 बच जाएगा, जो डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू EA। ये आपकी EA की वैल्यू हो जाएगी। इसको आप यहां से सोल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 53.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन था। एक आपका ग्राफ का टाइप है ना, जब ग्राफ दे दे उस टाइप का भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, आपको एक ग्राफ गिवन है, क्या गिवन है, द स्लोप ऑफ अर्हेनियस प्लॉट। ठीक है, किसमें गिवन है, नेचुरल लॉग ऑफ K वर्सेस 1/T, नेचुरल लॉग ऑफ K वर्सेस 1/T, इसमें ग्राफ गिवन है। कितना गिवन है, इस स्लोप की वैल्यू गिवन है -5 इंटू 10⁻³ केल्विन। ठीक है, ये गिवन है स्लोप की वैल्यू, आपको EA फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपका, A है -83 किलो जूल पर मोल, B है 41.5 किलो जूल पर मोल, C है 83.0 किलो जूल पर मोल, और D है आपका 166 किलो जूल पर मोल। ये आपके ऑप्शन गिवन है। ठीक है, तो अब देखो उसने ग्राफ आपको किसमें दिया है, नेचुरल लॉग ऑफ K वर्सेस 1/T। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है अरेनियस इक्वेशन क्या होती है, K इज इक्वल टू A की पावर माइनस EA बाय RT। ठीक है, अब तक आपको अरेनियस इक्वेशन तो रट गई होगी एकदम। इसको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर लो, ln K इज इक्वल टू ln A प्लस और यहाँ पे क्या आप माइनस EA बाय RT। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई आपकी किसकी, नेचुरल लॉग की। अब उसने ग्राफ दिया है किसमें, ln K में और 1/T में, 1/T में, तो यहां से आपका स्लोप क्या बच गया
माइनस EA/R, यही आपका स्लोप है। और उसने बोला है स्लोप की वैल्यू गिवन है कितनी, -5 × 10⁻³ ये स्लोप की वैल्यू गिवन है। और स्लोप आपका क्या है, -EA/R। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ऐसे भी बोल सकता था कि log K वर्सेस 1/T में ग्राफ। ठीक है, अगर वो ये बोल देता तो आपकी स्लोप में आप यहाँ पर 2.303 से और मल्टीप्लाई करते, तो आप देखेंगे पहले कि क्वेश्चन में जो ग्राफ गिवन है वो किसके बीच में गिवन है। ठीक है, उसके बाद आप उसका स्लोप लिखेंगे, या फिर पहले आप इक्वेशन लिखिए फिर आप देखिए कि स्लोप क्या है, ताकि कोई गलती ना हो। तो यहां से आप माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो गया, 5 × 10⁻³ × R क्या है 8.314। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लेंगे, इसका आंसर आपका आता है 41.5 किलो जूल पर मोल। आंसर जो है आपको किलो जूल में निकालना है। ठीक है, तो ये थी आपकी केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक कि जो है रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, या रेट कांस्टेंट कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। इसके न्यूमेरिकल्स आप सोल्व करके देखिए जहां से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको हैबिट हो जाएगी क्वेश्चन सोल्व करने की, और आपसे जो है गलतियां करने के चांसेस कम होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।